शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उस समय से जब भारत में क्रिप्टो को लेकर माहौल काफी सख्त था। हाँ, वो शुरुआती दौर। आपको याद होगा, अप्रैल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। हाँ, वो सर्कुलर जिसने बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंजों से दूर रहने को कहा था। बिल्कुल। और कारण क्या बताए गए? मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और वित्तीय अस्थिरता का खतरा। नतीजा ये हुआ कि कई एक्सचेंज बंद हो गए और जो ट्रेडिंग थी वो अनौपचारिक रास्तों पर चली गई। लेकिन फिर क्रिप्टो कम्युनिटी ने इसे चुनौती दी। हाँ, मामला कोर्ट गया था। बिल्कुल। और मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर को पलट दिया, उसे असंवैधानिक बताया। अच्छा, कोर्ट ने क्या तर्क दिया था? कोर्ट का कहना था कि आरबीआई ये ठीक से साबित नहीं कर पाया कि क्रिप्टो से वाकई इतना बड़ा खतरा है कि उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। इस फैसले के बाद तो जैसे भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री फिर से जी उठी, लाखों नए निवेशक आए। तो कोर्ट के दखल के बाद लगा कि शायद रास्ता साफ हो गया है, लेकिन फिर कहानी में टैक्स वाला मोड़ आया है ना? हाँ, वो आया फरवरी 2022 में। सरकार ने क्रिप्टो से कमाई पर सीधा 30% कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। हाँ, और उससे भी बड़ा झटका था हर ट्रेड पर 1% टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट्स। और साथ में ये भी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर नुकसान हुआ तो उसे आप किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये 1% टीडीएस वाला नियम सबसे ज्यादा असरदार रहा। बहुत ज्यादा। इसने ट्रेडिंग की लागत इतनी बढ़ा दी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। एशिया सेंटर और प्राइमस पार्टनर्स की एक 2023 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस टीडीएस के कारण सिर्फ 2022 और 2023 के बीच करीब 3.85 अरब डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भारत से बाहर विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो गया। और इससे सरकार को भी नुकसान हुआ। रिपोर्ट कहती है कि सरकार को करीब 420 मिलियन डॉलर से ज्यादा के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये तो एक तरह से उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक सख्त टैक्स नीति खासकर क्रिप्टो जैसे नए बाजार में अनचाहे नतीजे दे सकती है। इसीलिए इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है कि टीडीएस को घटाकर शायद 0.01% कर दिया जाए। समझने लायक बात है। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की चुनौतियां, लेकिन भारत ने, जैसा आपने शुरू में कहा, वैश्विक मंच पर भी तो कुछ किया है, G20 में। हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। 2023 में जब भारत G20 का अध्यक्ष था तो उसने वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो के लिए एक साझा फ्रेमवर्क बनाने पर काफी जोर दिया था। और इसका कुछ नतीजा निकला? हाँ, G20 देशों ने IMF और FSB यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एक रोड मैप को अपनाया। इस रोड मैप में क्या खास था? इसमें मुख्य फोकस था मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, जिसे AML कहते हैं, आतंकवाद की फाइनेंसिंग रोकना CFT, निवेशकों की सुरक्षा और देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। ओके, तो ग्लोबल लेवल पे भारत एक्टिव रहा है। और देश के अंदर कोई और नई बात? स्टेबल कॉइन्स के बारे में कुछ सुन रही थी मैं। हाँ, वो भी एक डेवलपमेंट है। 2024 में ऐसी खबरें आईं कि सरकार शायद विदेशी व्यापार के सेटलमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टेबल कॉइन जैसी क्रिप्टो का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। स्टेबल कॉइन्स? हाँ। मतलब जिनकी कीमत डॉलर वगैरह से जुड़ी होती है? बिल्कुल। मकसद शायद अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और ट्रेड को और एफिशिएंट बनाना हो सकता है। तो इन सब बातों को देखें तो भारत अभी क्रिप्टो को लेकर कहाँ खड़ा है? आगे क्या लग रहा है? देखिए, साफ तौर पे कहूं तो भारत अभी भी अपनी क्रिप्टो नीति को अंतिम रूप दे रहा है। एक डिस्कशन पेपर आने की उम्मीद थी पहले सितंबर 2024 में, लेकिन अब लगता है कि सरकार क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने पर एक डिटेल चर्चा पत्र शायद जून 2025 में जारी करे। उम्मीद है कि इसमें क्रिप्टो की कानूनी स्थिति क्या होगी, टैक्स में क्या सुधार होंगे, निवेशक सुरक्षा कैसे होगी, इन सब मुद्दों पर ज्यादा स्पष्टता आएगी। और देखिए, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों में भी हलचल हो रही है, तो भारत पर भी दबाव है कि वो जल्दी एक साफ नीति लाए। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत का क्रिप्टो सफर पूरी पाबंदी से शुरू होकर अब एक तरह की, कह सकते हैं, सावधानी भरी स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहा है।